जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का जो है हम लोग सब्जेक्टिव का टॉप प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ जो भी प्रश्न है वो कम से कम 5 साल तक जो है पूछा ही पूछा है, मतलब 5 बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा ही है या फिर तो उससे ज्यादा बार पूछा है। उस तरह का प्रश्न को जो है यहाँ ऐड किया हुआ है और ये प्रश्न पहले आप लोग को बता दिए हैं और इस वीडियो में जो है आंसर के साथ में बताने वाले हैं। तो अपने सभी दोस्तों को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तब तक हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न। हाँ, तो आपने अपना काम कर दिया होगा, है ना, लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिए होंगे आई होप कि, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को जो है वो व्यवस्थित करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011, 2013, 2015, 2019 और 2023 में पूछा गया है। हम तो आंसर देखेंगे हम लोग कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को काशी में हो रहे संगीत, साहित्य और खान पान में आ रहे बदलाव को देखते हुए वो बहुत ही दुखी करते थे। वो सारा चीज देख के वे काशी की सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक परंपराओं में तेजी से आ रहे बदलाव से जो है वो चिंतित थे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन की वजह से जो है बिस्मिल्लाह खान को जो है व्यवस्थित करता था? तो सबसे पहला कि प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो काशी में जो है हो रहे संगीत, साहित्य और खान पान में बहुत सारा बदलाव हो रहा था और वही बदलाव के कारण जो थे वो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो दुखी थे और काशी के सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक परंपराओं में तेजी से जो है वो बदलाव आ रहा था, उसी से लेकर जो है वो चिंतित थे। अब आगे थोड़ा सा और भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है आंसर जो लिखिएगा उसमें पॉइंट बना के ज्यादातर कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए, है ना, पॉइंट से ज्यादा नंबर मिलता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सबसे पहले, है ना, आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग बहुत अच्छा रखने का। ठीक है, राइटिंग पर ही जो है आप लोग का नंबर मिलेगा, तो राइटिंग बहुत अच्छा रखिएगा और उसके बाद जो है किसी भी प्रश्न का जो है खाली नहीं पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे बोल दिए कि किसी भी प्रश्न का खाली पेज नहीं छोड़ना है, तो ऐसा मतलब नहीं कि मतलब जो है वो सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना है। ठीक है, आप लोग का ग्रुप ए में जो है वो ग्रुप ए में 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका तो देना ही है। बी में जो रहेगा उसमें 8 दो नंबर का रहेगा, लेकिन 6 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वहां निर्देश को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 3-3 नंबर वाला के 6 का ही आंसर देना है और 5-5 नंबर वाला का 4 का ही आंसर देना है। तो इस हिसाब से जो है वो सभी प्रश्नों को जो है उत्तर आप लोग को देना है। तो बिस्मिल्लाह खां को काशी में हो रहे इन बदलावों से दुख होता था। कौन कौन बदलाव? सबसे पहला कि काशी में संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे बदलाव, काशी में धर्म का अर्थ बदल रहा था और हिंदू और मुसलमान भाईचारा भी पहले जैसा नहीं था। काशी में खान पान की चीजें में पहले जैसी बात नहीं रही थी और काशी में पुराने परंपराएं लुप्त हो रही थी। तो अगर आप इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पॉइंट बना के लिखा हुआ है ना, अगर आप इस तरह से पॉइंट लिखते हैं ना, इस तरह से आप लोग अगर पॉइंट लिखते हैं तो देख लीजिएगा कि जिसका जो बिना पॉइंट का लिखा हुआ है और जो पॉइंट का लिखता है वो दोनों में नंबर ही जो है वो अंतर बता देगा कि कितना नंबर उसका आया और इसका कितना नंबर आया। तो पॉइंट में नंबर मिलता है। ठीक है, पॉइंट में नंबर इसलिए मिलेगा कि साफ सुथरा दिखाई देता है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई देता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में लिखने के लिए पॉइंट बना के, है ना, जैसे कि हर यहाँ जो है जितने भी प्रश्न है ना, यहाँ जितना भी प्रश्न है सबका पॉइंट बना के लिखा हुआ है। आप लोग सभी प्रश्नों का देखिएगा, उत्तर में पॉइंट बना के लिखा हुआ है, तो आप लोग कॉपी करने का प्रयास कीजिएगा, इस तरह से वहां लिखना है। ठीक है, काशी में खान पान की पुरानी चीजें और विशेषताओं नष्ट होती जा रही थी। काशी में मलाई बर्फ वाले गायब होते जा रहे थे। काशी में कुलसुम, जलेबियां और कचौड़ियां भी अब नहीं मिलती थी। काशी में जो है वो संगीत और साहित्य के प्रति लोग में पहले जैसा जो है मान सम्मान नहीं रहा और काशी में जो है पुराने धरोहरें मिटती जा रही थी। तो ये पॉइंट बना के आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट बना बना के लिखना है ना, पॉइंट बाय पॉइंट। इस तरह से नंबर ज्यादा मिलता है, मेरा विश्वास कीजिए, है ना, हम भी पढ़े हुए हैं और हम भी जो है वो एक टीचर ही है, तो पता है कि मतलब जो है वो किस तरह से क्या होता है। तो ठीक है, ऐसे में नंबर ज्यादा मिलता है। हम भी यहाँ कॉपी जो है चेक करते हैं वगैरह वगैरह, तो जो पॉइंट बना के लिखा हुआ रहता है तो उसमें नंबर मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि पॉइंट वाला साफ सुथरा दिखाई देता है। यही आंसर आप लोग देखिए ना, इसमें ही आंसर देखिए, ये बिना पॉइंट वाला है आंसर और इसके बाद यहाँ पॉइंट वाला आंसर है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए आप लोग खुद। यहाँ जो भी आंसर है पॉइंट वाला भी है, बिना पॉइंट वाला, आपको जो आंसर अच्छा लगता है उस आंसर को जो है उसको कॉपी कीजिए और वहां जाकर जो है आप लोग को लिख देना है। आगे है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? 2011, 2014, 2017, 2018, 2023, इतना साल पूछा है ये प्रश्न। हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहनती और संघर्षशील होते हैं। वे कड़ी मेहनत करके अपने जरूरत को पूरा करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, और भी आगे है आंसर,
वो अगर आंसर नहीं आप लोगों को पसंद है तो ये आंसर को भी लिख सकते हैं पॉइंट वाला। गंगटोक को मेहनत का वास्तवों का शहर कहने की वजह क्या क्या है? तो गंगटोक को एक पर्वतीय स्थल है ना, गंगटोक जो है वो पर्वत पहाड़ की जगह वाला स्थल है और यहाँ की स्थिति बहुत ही क्या है, कठिन है। यहाँ के लोग को अपने जरूरत पूरा करने के लिए जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और गंगटोक के लोग इस मेहनत से जो है घबराते नहीं है और ऐसी कठिनाइयों के बीच में जो है वो मस्त भी रहते हैं। नेक्स्ट है कि गंगटोक के अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, कृषि और व्यापार पर निर्भर करती है, जिनमें कि स्थानीय लोगों को अपनी मेहनत से जो है योगदान देते हैं। गंगटोक में जो है गंगटोक के लोगों की मेहनत ही जो है वो गंगटोक के आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखता है, मतलब वहां के मेहनती लोग के चलते जो है गंगटोक कितना फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट कि यहाँ की जनता उत्कृष्ट शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अद्वितीय खनिज संसाधनों के साथ साथ जो है पर्यटन और उद्योग का भी जो है काम करती है। तो इस तरह का पॉइंट आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए तब की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में कई अंतर है। सबसे पहले यहाँ देखिए पॉइंट कि पहले की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ा दिया जाता था। वहीं आज की शिक्षा में जो है स्त्री पुरुष दोनों जो है समान रूप से शिक्षित किए जा रहे हैं और शिक्षा दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले की शिक्षा गुरुओं के आश्रम और मंदिर में दिया जाता था, लेकिन आज जो है शिक्षा विद्यालय में दिया जा रहा है ना, तो यही अंतर है। और भी क्या अंतर है? तो पहले की शिक्षा केवल एक वर्ग तक सीमित था, वहीं आज की शिक्षा प्रणाली में जो है वो सभी वर्गों के लिए जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सभी वर्ग के, चाहे जो भी, जैसे पहले के जो पढ़ता था ना तो जो उच्च जाति का रहता था वही सब पढ़ता था, लेकिन निम्न जाति को नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, सब कोई पढ़ता है ना। पहले सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, वहीं आज सह शिक्षा में पढ़ना आम बात है। ठीक है, पहले जीवन मूल्यों की शिक्षा पर ज्यादातर जोर दिया जाता था, वहीं आज की शिक्षा प्रणाली में विज्ञान, तकनीक और आधुनिक विचारधाराओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है ना। तो ये सब पॉइंट है, आप लोग जो है याद कीजिएगा। पहले की शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा और समग्र विकास पर ज्यादातर जोर दिया जाता था, वहीं आज की शिक्षा प्रणाली में जो है वो संरचित पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के साथ जो है वो ज्यादा मानकीकृत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों थी? 2010, 2011, 2012, देखिए तो 3 साल लगातार 3 साल पूछा है, 10, 11, 12। तो सोचिए कि क्या ये प्रश्न 3 साल लगातार पूछा है, अभी बीच में फिलहाल पूछा नहीं है, तो क्या इस बार नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है ना। 2014 में पूछा है, 2018 में पूछा है। तो क्या है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज के कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज के कारण थी क्योंकि वे अपने सिद्धांतों और आदर्शों की दृढ़ता से पालन करते थे। वे सांसारिक माया मोह से दूर और कबीर के भजन में सदा लीन रहते थे और वे गृहस्थ होते हुए भी जो है साधु के जीवन जीते थे। इसके अलावा पॉइंट वाला अगर आपको आंसर पसंद आ रहा है तो पॉइंट वाला भी आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का कुछ अहम पहलू, वे सुबह जो है वह सुबह मुंह अंधेरे उठते थे, मतलब जो है वो सुबह उठते थे ना, अंधेरा रहता था उसी समय उठ जाते थे। ठीक है, और वे जो है गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान के लिए जाते थे और वे वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर जो है खंजरी बजाते हुए, गीत सुनाते हुए जो है गाते हुए आते थे। ठीक है, वे झूठ भी नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार भी करते थे। आज फिर जो है डीजे बज रहा है, हो सकता है कि आप आज भी जो है दिक्कत कर सकता है वीडियो को। वे किसी की चीजों को जो है वो छूते भी नहीं थे और वे हर नियम को बारीकी से पूरा करते थे और वे सर्दी हो या गर्मी अपने भजन में जो है वो तल्लीन रहते थे, पूरा मग्न रहते थे और वे अकेले ही खेती करते थे। वे वृद्धावस्था में भी जो है अपने सिद्धांत को और आदर्शों की गहराई से पालन करते थे और वे विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उनका दिनचर्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ था। शादी का सीजन चल रहा है ना, डीजे वाला ना पूरा जो है परेशान कर देता है। कवि देव ने श्री वज्र दुल्हा किसके लिए जो है प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कवि देव ने श्री कृष्ण के लिए श्री वज्र दुल्हा शब्द का प्रयोग किया है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति से जो है वो संसार में प्रकाश फैल जाता है ना। कवि देव ने श्री वज्र दुल्हा शब्द का प्रयोग इस तरह से किया हुआ है। अब यहाँ पॉइंट वाला आंसर देखिए कि श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की तरह है जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार को जो है वो दूर कर देते हैं। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कि श्री कृष्ण समस्त वज्र के प्रिय हैं, इसलिए उनका स्थान दुल्हम के समान है। यह समस्त संसार एक मंदिर के समान है और इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जो है वो दीपक के समान प्रकाश करने वाले हैं और उन्हीं के कारण इस संसार रूपी मंदिर में चमक भी आती है। जैसे ही मंदिर में दीपक सबसे पहले उजाला और प्रकाशमान होता है, उनके जो है ना उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण की उपस्थिति में सारे वज्र प्रदेश में आनंद और उत्सव का जो है प्रकाश फैल जाता है। ठीक है,
और कवि देव ने सवैया में जो है वो श्री कृष्ण के रूप में जो है और भी सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट आता है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? 2012, 2014, 2015, 2016, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। शहनाई को मंगल, है ना, शहनाई को मंगल वाद्य माना जाता है और बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। और बिस्मिल्लाह खान का जो है वो शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है, इसका पॉइंट आप देखिए, पॉइंट वाला आंसर है ये, ठीक है। दो तरह का आंसर इसमें आप लोग के लिए टाइप किया गया है, दो तरह का आंसर है। आप लोग का अगर पॉइंट वाला लिखना है, पॉइंट वाला देखिए, जो पॉइंट वाला आंसर लिखेंगे उनका नंबर ज्यादा आएगा, जो बिना पॉइंट वाला लिखेंगे उनका नंबर कम आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाला लिखने का, है ना। क्या है प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान को जो है वो शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने शहनाई वादन का एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनकी शहनाई वादन की कला ने जो है वो न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में शहनाई का एक प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र बना दिया है। उन्होंने नए राग और पैटर्न का आविष्कार किया है जिनके संगीतकारों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है कि भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें से बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर है और उनसे बढ़कर जो है सुरीला शहनाई वादक आज तक कोई नहीं हुआ है, ठीक है। और शहनाई की ध्वनि आमतौर पर जो है वो सुमधुर ध्वनि कहा जाता है क्योंकि यह मधुर और कानों को प्रिय होता है। तो यहां तक हो गया 6 प्रश्न, 6 प्रश्न और बच रहा है। आगे है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ये भी 2012, 2015, 2018, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि आप लोग का प्लेलिस्ट है 18 फरवरी नाम से, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही जो है वो यूजफुल वीडियो है, कोई भी बेकार नहीं है, ठीक है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है क्यों? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि मशहूर शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है वो वहीं हुआ था। और इसके अलावा डुमराव में सोन नदी के किनारे पाए जाने वाले नरकट घास से शहनाई बजाने के लिए जो है रीड बनती थी और इसी वजह से शहनाई की दुनिया में डुमराव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और भी क्या वजह है? तो डुमराव और शहनाई का संबंध क्या है? तो डुमराव में सोन नदी के किनारे, है ना, डुमराव में सोन नदी के किनारे जो है वो नरकट नाम का घास मिलता था और जिससे कि शहनाई बजाने में जो है वो बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाला रीड माना जाता था। और डुमराव जो है वो शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि भी था और बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन को एक नई ऊंचाई पर जो है पहुंचाया है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया हुआ है, ठीक है। और उनकी शहनाई वादन की कला जो है न तो केवल भारत में बल्कि पूरा दुनिया में जो है वो प्रतिष्ठित था, वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खान को जो है वो शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है ना। 2013 में, 2017 में, 2018 में पूछा गया है। तो लखनवी अंदाज पाठ का संदेश यह है कि हमें दिखावे से बचना चाहिए, ठीक है, दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविकता को अपनाना चाहिए। और इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के नवाब के दिखावटी अंदाज का मजाक उड़ाया है, ठीक है। लखनवी अंदाज में लखनऊ का जो है वो नवाब था, वो खीरा को बिना खाए ढकार मार दे रहा था, मतलब दिखावा कर रहा था, तो उसका मजाक उड़ाया गया इस चैप्टर में, ठीक है। कि दिखावा हम लोग देखिए सही बात है कि दिखावा हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिखावा से कुछ नहीं मिलता है, आप लोग जो है कर्म अच्छा कीजिए, दिखावा पर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इस पाठ के जरिए लेखक ने यह संदेश दिया है। क्या क्या संदेश दिए हैं? तो हमें दिखावे से बचना चाहिए और वर्तमान में अर्थात यथार्थ का सामना करना चाहिए। हमें काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को जो है अपनाना चाहिए। जीवन में जो है स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता है, ठीक है। और जो लोग इस तरह से पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी कहलाते हैं। जी हाँ, जो लोग दिखावा की जिंदगी जीते हैं वो ढोंग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं। कहानी के लिए जो है कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के सम्मान करना चाहिए और उन्हें जो है वो संजोकर रखना चाहिए। हमेशा जो है वो साधारण जिंदगी जीना चाहिए, दिखावा की जिंदगी में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता के जो है इसका प्रयोग किस अर्थ पर हुआ है ना। छाया मत छूना कविता के हिसाब से बताना कि मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है या किसे बोला गया है। 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आंसर हम लोग देख लेते हैं, दो तरह का आंसर देखेंगे, एक जो है बिना पॉइंट वाला देखेंगे और एक पॉइंट वाला देखेंगे, ठीक है। बिना पॉइंट वाला पहले देखते हैं कि छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग भ्रम और छलावे के अर्थ में किया गया है। और मृग तृष्णा का मतलब होता है कि आंखों का भ्रम, यानी जब कोई चीज वास्तव में न होकर जो है भ्रम में स्थित बन जाता है। अब पॉइंट वाला आंसर हम लोग देखते हैं, पॉइंट की तरह आप लोग कैसे लिखना है। तो छाया मत छूना
है ना। कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग इस तरह किया गया है, ठीक है। पहला, कवि कहना चाहते हैं कि लोग प्रभुत्व यानी बड़प्पन में सुख मानते हैं, लेकिन बड़े होकर कोई भी जो है वो सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार जो है बड़प्पन का सुख दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में सच नहीं है। मृग तृष्णा एक ऐसी स्थिति है जो वास्तविक नहीं है, बल्कि यह केवल भ्रम है। इसी प्रकार जो है यह जीवन में उन चीजों का प्रतीक है जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन वास्तव में जो है वो केवल एक भ्रम होता है ना। छाया मत छूना कविता के जरिए जो है कवि का कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहता है, और बीते हुए समय में जो है बीते हुए समय का सुख को याद करके वर्तमान का दुखी को बढ़ा नहीं लेना चाहिए। देखिए सुख को, है ना, सुख को याद करके वर्तमान में जो है ना उस दुख को और भी जो है बढ़ाना नहीं चाहिए कि मतलब पीछे हमरा इतना सुख मिलता था, अभी इतना सुख नहीं मिल रहा है और भी दुखी हो जाएगा, तो याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत ने अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण जो है वो साधु कहलाते थे। 2009 में, 2012 में, 2016 में और 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत ने अपनी इन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्या क्या विशेषता था? सबसे पहला कि वे कबीर के पक्के भक्त थे। दूसरा कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार रखते थे या करते थे। वे किसी की भी चीज का उपयोग बिना अनुमति के भी नहीं करते थे, बिना कहे पूछे जो दूसरा चीज को नहीं छूते थे। वे कबीर के आदर्श पर चलते थे और वे जो है वो कबीर की तरह ही जो है टोपी लगाकर उनकी गीत गाते थे, और वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। वे किसी भी जो है वह किसी भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, ठीक है। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति के गीत में ही जो है गाने में लगा दिया करते थे। तो बाल गोविंद भगत इन दिनचर्याओं के कारण जो है वो लोगों को कुतूहल का विषय थी, और सर्दी हो या गर्मी उन्होंने जो है अपने भजन में तल्लीन भी जो है ना तल्लीन रहते थे, पूरा जो है मग्न रहते थे। नेक्स्ट आता है कि आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था, ठीक है। 2011, 2014, 2016 में पूछा है, ठीक है। तो भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि उसके अपने साथी के साथ, है ना, खेलना अच्छा लगता था। साथियों के साथ होने से उसे खुशी और सुकून मिलता था, जिससे उसकी उदासी और सिसकना की भाव जो है वो दूर हो जाता था। और भी पॉइंट वाला आंसर है कि भोलेनाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। उनका निम्न कारण है कि भोलेनाथ को अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह के खेल क्रीड़ा करना अच्छा लगता था, अलग तरह तरह की चीज खेलना पसंद लगता था, और वह अपने साथियों को हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर जो है वो खूब जो है सब कुछ मतलब भूल जाया करता था, ठीक है। और उन्होंने जो है उनके साथ सब कुछ भूल जाता था, और खेल के क्रीड़ा में आगे जो है मार की पीड़ा भी कुछ नहीं रहती थी। मतलब मार अगर उसको बजा हुआ है तो खेलने से अच्छा जो है ना, खेलने मतलब खेल में जो है वो मार को भी भूल जाता था कि हाँ अब कोई मार हो कुछ नहीं हुआ है। खुशी के कारण उनका मन जो है वो भय और पिछले यादों से निकल जाती थी, और वो अपने खेल में जो है वो लग जाते थे। उन्हें लगता था कि अब डर का, भय और किसी की तरह चिंता की आवश्यकता नहीं है। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं है ना। मार से पीड़ा, देखिए मार का जो है पीड़ा हो रहा है वो खेल के पीड़ा से आगे कुछ नहीं है। मतलब कोई किसी व्यक्ति को मार दिया है ना, यहाँ बच्चा का बात किया जा रहा है, लेकिन अगर खेलने वाला चीज मिल गया है या फिर तो उसके दोस्त लोग मिल गए हैं तो वो मार को भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए रोना भूल जाता था और दोबारा अपना मित्र मंडली में शामिल हो जाता था। लास्ट प्रश्न है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग जो है कैप्टन क्यों कहते थे? 2011, 2014, 2016, 2023, 2024, 23 और 24 में तो लगातार पूछा हुआ ये प्रश्न, हो सकता है 25 में भी पूछ दे, ठीक है। तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त नागरिक था, और उनकी देशभक्ति की भावना किसी भी सेनानी से कम नहीं था। वह नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा जो था, है ना, प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करके जो है वो करने के लिए उन्हें मूर्ति पर जो है चश्मा लगाते थे। नेक्स्ट है कि कैप्टन चश्मे वाले के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग देख लेते हैं और भी क्या क्या है। तो वह एक गरीब और मरियल और लंगड़ा व्यक्ति था। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था, और वह अपने ग्राहक से हंसते मुस्कुराते बात करता था, ठीक है। और वह समाज की छोटी से बड़ी घटनाओं पर अपनी राय व्यक्त करता था, और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहक का भीड़ लगा हुआ रहता था। वह अपने काम में जो है निपुण था, और वह नेताजी के बिना चश्मा वाला मूर्ति को देखकर आहत था, और वह नेताजी की मूर्ति को जो है बार बार जो है चश्मा पहनाकर जो है देश के प्रति जो है अपना अपार श्रद्धा को जो है वो प्रकट करता था। तो इस प्रकार आप लोग का जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। आई होप कि जो है आप लोग इस प्रश्न को जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है देख लेंगे। और उसके बाद सुबह भी हो सकता है कि एक आध वीडियो आए, है ना, तो आप लोग अगर आता है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे, है ना, निबंध का वीडियो लाने का। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।